राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए एक आधारभूत है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया, शामिल किया गया। एक बार फिर से समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के कहा भाग 4 में मिलता है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और इसकी प्रेरणा हमको आयरलैंड से मिल जाती है। आयरलैंड के संविधान से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी वैधानिक शक्ति इसे क्या है, प्राप्त नहीं है। फिर भी इस भाग का अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत और विधि बनाने के तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए एक आधारभूत है। संविधान के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 में अधिनियमित के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनको अपन पढ़ते हैं। तो ये निम्न पहले कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 38। तो कहां से कहां तक जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनका वर्णन कहां पर है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 अपन ने मौलिक अधिकार जो पढ़े थे वो कहां से थे, 18 से 32 तक थे। यहाँ पर आते हैं अपन ये 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अपन पढ़ते हैं पहले अनुच्छेद 38। राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, है ना। राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। मतलब अनुच्छेद 38 में लोगों को सामाजिक व्यवस्था बनाने और राज्य के लोक कल्याण के व्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने, राज्य के नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, इसके लिए लोक कल्याण के व्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य में राज्य जो है लोक कल्याण के व्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा क्या कहता है अनुच्छेद 38। फिर आते हैं अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्यों के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। नेक्स्ट आते हैं 39 खा सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कि हमने जो पढ़ा 38 में लोक कल्याण की अभिव्यक्ति, 39 का में समान न्यायालय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और समान विधिक सहायता, समान न्याय और क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता। 39 खा में सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण, सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण। उसके बाद आते हैं 39 का खा गा धन का समान वितरण। तो 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, 39 खा सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण, 39 गा धन का समान वितरण। फिर आते हैं 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 15 अगस्त 1995 को प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है।
है ना, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अंतर्गत 15 अगस्त 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है और इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। तो ये जो थी वो किसके अंतर्गत आती जाती हैं? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब आपको 42 के अंतर्गत, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध मिलता है। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन कराना है। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। मतलब नागरिकों के लिए क्या है? एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों में के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। तो शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति के लिए क्या बोलता है? अनुच्छेद 46 बोलता है कि अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है, ऐसा अनुच्छेद 47 में मिलता है। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्वों के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 40, वो क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 50, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद आते हैं 41, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत पढ़ने मिलती है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, है ना। अनुच्छेद 350 का क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। फिर अनुच्छेद 351, हिंदी को प्रोत्साहन देना। ये जो है अनुच्छेद 350 का और 351, ये दोनों ही जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अतिरिक्त ये सिद्धांत जो है रूप में मिलते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी तथा कथन केटी शाह का है। यह कथन क्या है? जो है ये कथन केटी शाह का है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंतर क्या है? तो देखो, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व इनका वर्णन भाग 4 में मिलता है और मौलिक अधिकारों का भाग 3 में मिलता है। नीति निर्देशक तत्व लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मतलब आप नीति निर्देशक तत्व लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए हैं और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें सरकारों के अधिकारों को बढ़ाता है और ये मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है 12वें नंबर पे आता है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4
का अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। क्या रखा गया है? भाग 4 का। तो ये भाग 4 में क्या मिलेगा? नीति निर्देशक सिद्धांत। और भाग 4 का में मिलेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का और कितने? अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। तो 51 का के तहत क्या कहता है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक नागरिकों को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मौलिक कर्तव्य का पहला पॉइंट। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समानता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष को बढ़ाने में सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना, यह 86वां संशोधन जो है वो मौलिक कर्तव्यों में आता है। नेक्स्ट आते हैं संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें से निहित है? राष्ट्रपति में। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यानी कि संसदीय व्यवस्था को हमारे भारत में जो अपनाया गया है उसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, और राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका है। सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने का योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो और चुनाव के समय लाभ के पद को धारण नहीं करता हो। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक रहते हैं, है ना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचक मंडल और 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटारा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यह अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। या तो मुख्य न्यायाधीश होगा जो शपथ दिलाएगा, अगर वह नहीं है और उसकी अनुपस्थिति है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेगा। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से
से ही नाम से की हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल को अगर समझें तो नाम और उनके कार्यकाल, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26/1/1950 से 13/5/1962, है ना, लगभग 12 साल का कार्यकाल। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड नंबर पर आते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन 1962, 13/5/1962 से 13/5/1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13/5/67 67 से लेकर 3/5/1969। उसके बाद आते हैं वीवी गिरी 24/8/1969 से 24/8/1974। फखरुद्दीन अली अहमद 24/8/1974 से 11/2/1977। नीलम संजीव रेड्डी 25/7/1977 से लेकर 25/7/1982। ज्ञानी जेल सिंह 25/7/1982 से 25/7/1987। आर वेंकट रमन 25/7/1987 से 25/7/1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25/7/1992 से 25/7/1997। के आर नारायणन 25/7/1997 से 25/7/2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25/7/2002 से 25/7/2007। प्रतिभा पाटिल 25/7/2007 से 25/7/2012। प्रणब मुखर्जी 25/7/2012 से 25/7/2017। रामनाथ कोविंद 25/7/2017 से अभी वर्तमान में कंटिन्यू है। वीवी गिरी जो चौथे नंबर पर थे, वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे। तो 3 लोगों ने कार्यवाहक कार्य संभाला, वीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। ठीक है, इनके टाइम को एक बार देख लेना। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले पद त्याग कर सकता है। कौन कौन सी दशा है? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र के द्वारा। यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, अनुच्छेद 56(2) कहता है। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) के उल्लेखित है और वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उक्त सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने के पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरे सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और करवाएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्त पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचित पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1) कहता है। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल ना होने पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, अनुच्छेद 56(1)(ग)। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, है ना। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यानी अनुच्छेद 70 में हम पढ़ेंगे कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध कराता है और इसके अनुसार
इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य में संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादित करेगा। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवारक स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला, भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों, राजनयिकों, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग की सदस्य आदि। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं: संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार हैं। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष में प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। संसद के निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं का नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। धन विधेयक। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3) और ऐसे कराधानों पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। उसके बाद राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागम और निर्बंध करने वाले विधेयक। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अनुच्छेद 113(3) के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं संसद सदस्यों के मनोनयन के अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है और इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव व दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों की राज्यसभा में नामजद कर सकता है। अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति यह शक्ति नहीं होती है ना। जब दोनों सदन सत्र चल रहे होते हैं, सदन सत्र में होते हैं, तब ये राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं होती है। फिर आते हैं सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त करता है एवं भारत के विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने और उसका
प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा के दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। क्षमा के दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्युदंड, रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी की सजा को इस विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है: युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र या विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने का उत्पन्न आपात और वित्तीय आपात। तो ये सब क्या है, किस तरीके से लगते हैं कि आपातकाल की शक्तियां लगाने के संबंध में उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आता है। और मंत्रि परिषद से परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार से लागू करता है। आपात क्या है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उत्पन्न आपात में 356 कहलाता है। अर्थात राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, तब अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर आता है वित्तीय आपात। अगर भारत में वित्तीय आपात आता है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या है, अवधि 2 माह की रहेगी, उसमें वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रण महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्ण लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र का मतगणना करानी पड़ी थी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के प्रावधान से ग्रहण किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के तहत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सर्वोच्च नहीं होता, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता:
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता तभी होगी जब वह पहला भारत का राष्ट्रपति हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, चौथा निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, पांचवा वह संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचक में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों में बनने वाला निर्वाचक गण में निर्वाचन एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पहला जो थे वो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, फिर आते हैं बीबी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बीडी जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, आर वेंकट रमन 1984 से 1987, शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 11/8/2007 से 11/8/2017, एम वेंकैया नायडू 11/7/2017 से वर्तमान में है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ के राजदूत थे। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति का पदावधि अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमतों ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 खा के तहत उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद ग्रहण करता रहेगा जब तक उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण ना कर ले। अनुच्छेद 67 गा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है और इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उन्मुक्तियां, उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकार प्राप्त होता है। जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 67 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद आइए जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है ना। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या जो है 15%
से अधिक नहीं होगी। और 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत क्या होगा, कह रहे हैं कि जो संख्या है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। पद ग्रहण के पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। अनुच्छेद 75(4) मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं है तो उसे यह 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5) सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करती है तो उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा, है ना। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, है ना, उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं, है ना। कैबिनेट मंत्री विभागों के क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री विभागों के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत कराने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है और वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकल परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी है। अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्य, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयुक्तों का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों और अन्य नियुक्तियों के संबंध में परामर्श देगा। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है और वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता कराता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्द में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू का था और वे कुल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिनों तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी और वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री है ना जवाहरलाल उनके कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू 15/8/1947 से लेके 27/5/1964 तक। फिर आए लाल बहादुर शास्त्री 9/6/1964 से लेके 11/1/1966। इंदिरा गांधी 24/1/1966 से लेके 24/3/1977। मोरारजी देसाई 24/3/1977 से 28/7/1979। चौधरी चरण सिंह है ना, चौधरी चरण सिंह जो है वो 28/7/19
79 से लेके 79 और 14/1/1980। इंदिरा गांधी 14/1/1980 से लेके 31/10/1984। नेक्स्ट आते हैं राजीव गांधी 31/10/1984 से लेके 2/12/1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2/11/1989 से लेके 10/11/1990। चंद्रशेखर 10/11/1990 से लेके 21/6/1991। पीवी नरसिम्हा राव 21/6/1991 से लेके 16/6/1996। अटल बिहारी वाजपेयी 16/5/1996 से लेके 1/6/1996। एच डी देवगौड़ा जो है 1/6/1996 से लेके 21/4/1997। आई के गुजराल 21/4/1997 से लेके 19/3/1998। अटल बिहारी वाजपेयी 19/3/1998 से लेके 13/5/1999। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए 13/10/1999 से लेके 22/5/2004। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह 22/5/2004 से 26/5/2014। इसके बाद नरेंद्र मोदी 26/5/2014 से वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर है। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का था और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए, सबसे लंबा कार्यकाल जो था 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का, तो किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। इसके बाद आते हैं प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। इसके बाद आते हैं लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? वो चौधरी चरण सिंह थे। इसके बाद आते हैं अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद आते हैं पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट आते हैं सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी का था। कौन सा था? 16/5/1996 से लेके 1/6/1996। इसके बाद आते हैं सबसे पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो विधानसभा का सदस्य समय कौन था? एच डी देवगौड़ा। तो 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री मंडल, इसके बाद आते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और इसका प्रशासनिक मुख्य प्रमुख जो है कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालयों के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 के तहत वर्तमान समय में यह संख्या
245 है और इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान के अनुभव हो, और शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यता के लिए क्या है, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है, राज्य और उनकी संख्या जो है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल 16, कर्नाटक 12, आंध्र प्रदेश 11, मध्य प्रदेश 11, गुजरात 11, उड़ीसा 10, राजस्थान 10, केरल 9, पंजाब 7, असम 7, तेलंगाना 7, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 5, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन सभी में एक सदस्यों की संख्या है राज्यसभा के। इसके बाद आते हैं संघीय क्षेत्र। जम्मू एंड कश्मीर से 4, पुडुचेरी से 1, दिल्ली से 3। राज्यसभा के प्रथम सभापति जो थे वो श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्यों को अपना सभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी भी अन्य सदस्यों को अपना सभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 90। इसके अंतर्गत उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। सभापतियों को संबोधित त्याग पत्र द्वारा वह अपना पद त्याग कर सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्पना द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचार हो तो पीठासन नहीं होगा, अनुच्छेद 92। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है, अनुच्छेद 312। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है और इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है और यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न स्वीकार कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार सभापतियों को अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया और उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप जो है इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यसभा सदस्य जो कि प्रधानमंत्री सदस्य जो थे और जो प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी 1966 से 67, HD देवेगौड़ा 1996 से 97, IJ गुजराल 1997 से 1998 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004। संसद भवन यह एक वृत्ताकार भवन है जिसका डिजाइन जो है आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था और संसद भवन की नींव जो है 12/2/1921 को रखी गई और संरचना की बाहरी परिधि जो है वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तर पर टिकी हुई है ना, 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। लोकसभा
लोकसभा की तरफ अगर देखें तो लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत होती है और लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है और अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो है 552 हो सकती है और इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है और इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से तथा 19 सदस्य 8 केंद्र शासित से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 331। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 330। 2001 में संसद द्वारा पारित 24वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा। देखिए 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 330 और 332 का यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए किया गया है, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता है। वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 के संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधानों को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो है वो बाहरी दिल्ली, मतदाता 33, 68 और 399। सबसे कम मतदाता क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप, मतदाता जो है 30, इसमें मतदाताओं की संख्या कितनी है 39,033 है और दिल्ली, बाहरी दिल्ली की कितनी है 33,68,399 और ये 39,033। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो है लद्दाख। क्षेत्रफल कितना है 1,73,266.37 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं: वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरा 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया ना हो। तो ये व्यक्ति को क्या है इसकी सदस्यता की जो है ये शर्तें हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 8 बार 1970, 77, 79, 84, 89 और 91 दिसंबर 1997 और अप्रैल 1999 में किया गया है। मतलब अब तक कितनी बार हो चुका है 8 बार। आपातकाल की घोषणा लागू होने की विधि द्वारा संसद लोकसभा की कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, पर एक बार 1 वर्ष में से अधिक नहीं हो पाएगी। आपातकाल का उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता और 1976 की लोकसभा का कार्यकाल जो 2 बार 1-1 वर्ष में बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए गए तथा स्थगित किए गए। लोकसभा की 2 बैठकों को 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तथा संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी
तो ये कहलाएगा अनुच्छेद 100। यदि नेक्स्ट क्या है, यदि संसद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति, है ना, क्या है, उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित करते जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती, है ना। इसके बाद अनुच्छेद 104, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग जो है 55 सदस्यों का होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। जो है विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि एक नंबर क्या कहते हैं, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो या विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हो, या तीसरे नंबर पर आते हैं दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गया हो। तो सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति को सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेंगे। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान विधेयक पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए और संविधान संशोधन अनुच्छेद 168(2) द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनके परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासन होगा जो उस व्यक्ति की उपस्थित सदस्यों द्वारा जो है अवधारित किया गया है। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में के साधारण बहुमतों से पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक के समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती हैं। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापकगत यानी समाप्त नहीं होते हैं, है ना। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा में विघटन में व्यापकगत नहीं होते हैं। अनुच्छेद 107(4) कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है और अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापकगत हो जाएगा, यह अनुच्छेद 107(5) में बताते हैं। लोकसभा में एक दिन की तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है ना। एक दिन में कितने प्रश्न हो सकते हैं? 20 होते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः प्रस्तावित किया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों में बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने के रिक्त नहीं करता है।
लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ अधिकारी सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासन होता है और इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार: सदन के सदस्य के प्रश्नों को स्वीकार करना और उन्हें नियमित कराना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। वह विचार विधेयक पर बहस रुकवा सकता है ना। नेक्स्ट है संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना या भाषणों का क्रम या समय निर्धारित करना। नेक्स्ट, विभिन्न विधेयकों प्रस्तावों पर मतदान करवाना या परिणाम घोषित कराना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार देना। नेक्स्ट, संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। नेक्स्ट है अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार किया जाएगा, ऐसा बताया है। नेक्स्ट आते हैं, यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट से प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा में विपक्ष के नेता की राजकोष में वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम। संसद एवं संसद सदस्यों के संबंधित कुछ विशेष बातें: सभापति अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 101 के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं, संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन में कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है तो उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी, अनुच्छेद 102। संसद के स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है और सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को सायं 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता को समाप्त कर देगा, 101(4) के अनुसार। संसद सदस्यों के संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है और गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोधक की विधि के अधीन गिरफ्तारी में छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 की लागू की गई है। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का सभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 120(1)